मामा अर्थ आपको मामू बना रहा है। ये वीडियो अपने मामा, पापा, चाचा, काका, फूफा, ताऊ सबको फॉरवर्ड कर देना ताकि इस स्टार्टअप के आईपीओ में जो फ्रॉड होने वाला है उससे आप लोग बच जाओ। गजल अलग, हमारी शार्क अपनी प्यारी कंपनी मामा अर्थ का आईपीओ लाने वाले थे। सेबी में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी फाइल किया, लेकिन एक एक करके उसमें इतनी कमियां दिखी कि धीरे धीरे मैं आईपीओ से बैक होना पड़ा। और अभी मैडम जी ये बोल के कि अरे मार्केट ठीक नहीं है, बाद में करेंगे, अभी आईपीओ की रेस से आउट हो गई है। लेकिन क्या थी वो कमियां और किस कारण उस रेस से उनको मजबूरन वापस भागना पड़ा, आज इस वीडियो में देखेंगे। मैडम ने भाग के अच्छा किया, नहीं तो इनका हालत जोमेटो, नाइका, पेटीएम जैसी या शायद उससे भी बुरी हो जाती। आखिर कैसे ये स्टार्टअप कागजों में वर्थ बनाते हैं और लास्ट में आम आदमी को चिपका के चले जाते हैं, इस वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। तो अगर आप स्टार्टअप आईपीओ का गेम समझना चाहते हो कि ये स्टार्टअप आखिर आईपीओ क्यों लेके आते हैं, ये आईपीओ लाने से इनका क्या फायदा है, आम आदमी का क्या नुकसान है, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, उसको सेव कर लेना। जब जब किसी स्टार्टअप का आईपीओ आए निकाल के बार बार देखना। मामा अर्थ के आईपीओ में गड़बड़ क्या है, उसकी कंपनी के बिजनेस मॉडल में कमी क्या है, ये बताने से पहले आपको मैं बताता हूं ये आईपीओ लेके क्यों आ रही है, या कोई भी स्टार्टअप आखिर आईपीओ लेके क्यों आता है, उसको क्या जरूरत पड़ी। पहले तो नहीं ला रहे थे शेयर, एकदम से सबको ऐसा लगा कि हम तो लाएंगे। क्यों भाई? स्टार्टअप का काम करने का अपना एक अलग स्टाइल है। ये लोग प्रॉफिट की परवाह नहीं करते। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। इंडिया में इस समय 114 यूनिकॉर्न है, उसमें सिर्फ 80 यूनिकॉर्न अपना डेटा शेयर करते हैं, उनमें से मात्र 17 प्रॉफिट में है। अब बाकी जो 34 लोग शेयर नहीं कर रहे, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भैया प्रॉफिट होता तो आ जाते सामने, नहीं आ रहे तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ऑफिशियली रूप से भारत में 17 यूनिकॉर्न है जो प्रॉफिट में है। तो राहुल जी अगर प्रॉफिट में नहीं है तो ये सैलरी कैसे देते हैं, ये इतना ऐड कैसे करते हैं, ये मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये गेम अभी आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। मान लो मैंने कंपनी स्टार्ट की, कंपनी का नाम था पापा अर्थ। मैंने कहा भैया पैसे चाहिए, पैसे तो है ही नहीं, क्या करे। मैंने कहा इन्वेस्टर के पास जाते हैं। मैं गया इन्वेस्टर, मिस्टर अमन। मैं कहा मिस्टर अमन मैं क्या बोल रहा था, बोले हाँ आप है ना मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, बदले में मेरी कंपनी का 10% ले लो, और उस 10 करोड़ रुपए से मैं कल को बहुत बड़ी शानदार कंपनी बनाऊंगा, और उसमें ये जो आपका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कई गुना हो जाएगा। मिस्टर अमन को मैंने बताया ये 10 चीजें बताई, कहानी सुनाई। मिस्टर अमन इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा लो जी राहुल जी 10 करोड़ रुपए, मेरे 10% हिस्सेदार हो गए, और मेरी कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो गई, 100 करोड़ रुपए। मैंने अभी धंधा चालू नहीं किया, 100 करोड़ वैल्यूएशन है मेरी कंपनी की। अब मैं क्या करूंगा, इस 10 करोड़ से 10 करोड़ रुपए से मैं करूंगा मार्केटिंग, जाके पैसा फेसबुक पे ऐड चला दूंगा, यूट्यूब पे दे दूंगा, इन्फ्लुएंसर को पैसा दे दूंगा, और जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा कैसा भी हो, मैं चाहे टिश्यू पेपर ही बेचता हूं, वो 25 करोड़ रुपए उसकी सेल मार दी मैंने। 25 करोड़ की सेल मार दी, पर इधर पैसा हो गया खत्म, ठन गोपाल। मैंने कहा भैया आप क्या करें, तो मैं गया दूसरे इन्वेस्टर के पास कि पीयूष मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे को दो। बोले भाई तुम कौन? बोले पहले साल मेरी सेल 0 थी, इस साल देखो 25 करोड़ की सेल करके लाया हूं, और देखो मेरा भविष्य। वो कहते यार बंदा तो सही है। बोले क्या चाहिए? बोले 50 करोड़ रुपए चाहिए, 10% आप भी ले लेना। मिस्टर पीयूष ने कहा बात सही है, मैं देता हूं। मिस्टर पीयूष ने 50 करोड़ रुपए दिए, 10% लिया, कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो गई, 500 करोड़ रुपए। अब बोले 10% कहां से आएगा? 10% दो तरीके से आ सकता है। हो सकता है मेरा जो 100 था, 100 में से पहले 10 दिया था, अभी तो 90 है, अभी 10 और दे दूंगा। या ये हो सकता है कि मैं मिस्टर अमन को बोलूं, मिस्टर अमन 10% लिया था 10 करोड़ पे, ये 10% पीयूष जी को दे दो, और भैया 50 लेके घर जाओ। तो मिस्टर अमन को मैं दूंगा एग्जिट कि भाई तुमने 10 पे लगाया था, तुम 50 पे लो। तो मिस्टर अमन को आ गए मजे, क्या बेचती है मुझे मतलब नहीं, क्या कमाती है मुझे मतलब नहीं, प्रॉफिट क्या है मुझे मतलब नहीं, मेरे तो पैसे 5 गुना हो गए, मजा आ गया। तो हो सकता है अमन बाहर जाएगा, या अमन कहता नहीं इतनी सी देर में ही 5 गुना हो गया, मैं तो भी बैठूंगा, अभी तो 10 गुना होने के बाद जाऊंगा। तो अमन बैठा रहेगा, भाई कोई मैं 10% और दे दूंगा। अब 50 करोड़ आ गए कंपनी में, अब इस 50 करोड़ का क्या करूंगा बताओ? धै मार्केटिंग, अमेजन पे बेच दे, फ्लिपकार्ट पे बेच दे, इधर बेच दे, उधर बेच दे, आईपीएल में लगा दे, सब जगह पैसे लगा दिए। अब मैंने कर ली 100 करोड़ की सेल। अब 100 करोड़ की सेल लेके मैं गया अश्नीर के पास। मिस्टर अश्नीर, बोले क्या भाई देखो पहले साल सेल थी 0, दूसरे साल की 25 करोड़, तीसरे साल की 100 करोड़, अब मैं मारूंगा 500 करोड़, भैया पैसा दे दो। बोले हाँ यार। बोले कितना चाहिए? बोले 150 करोड़ चाहिए, 10% ले लो। अब 150 करोड़ में हो सकता है मैं अमन को एग्जिट करा दूं, पीयूष को एग्जिट करा दूं, या मेरे में से दे दूं। अल्टीमेटली जब तक मेरे को पैसे मिलते रहेंगे मैं इस गेम को दौड़ाता रहूंगा। इसकी टोपी उसके सर। आई बात समझ में? क्योंकि इस पूरे गेम में सारा फोकस एक बात पे है कि कैसे जैसे सेल बढ़ा दो, सेल बढ़ जाएगी तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, तो जो पहले वाला है वो एग्जिट ले जाएगा, दूसरे वाला तीसरे पे एग्जिट लेगा, सब एग्जिट ले लेंगे, सबको मजा आएगा, प्रॉफिट आए तो भला, नहीं आए तो भला। अब लास्ट में घूमते घूमते एक ऐसा लेवल आता है कि इन्होंने बेचते बहुत ज्यादा बेच दिया भाई साहब। अब नया इन्वेस्टर मिल ही नहीं रहा। नया इन्वेस्टर कह रहा भैया पिछले 5 सालों से
5 आदमियों से 500 करोड़ रुपए उठा लिए, लेनी देनी कुछ है नहीं, मैं तो भैया नहीं दे रहा पैसे। अब अगर छठे ने पैसे नहीं दिए ना भाई साहब, तो 1 से लेके 5 के सबके अटक गए। जो एक पहले पे एग्जिट ले लेता तो ठीक था, उसने एग्जिट नहीं ली, लालच में बैठा रहा। अब बैठा रोएगा क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा। तो ये 5 लोग क्या बोलेंगे कि भैया इसका आईपीओ लेके आओ, कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं मिल रहा ना, आम आदमी को लेके आओ, पब्लिक को लेके आओ, आईपीओ करो और हमारा स्टेक जनता को बेच के हम चल देते हैं। ये है स्टार्टअप के आईपीओ की कहानी। ये था स्टार्टअप आईपीओ का पूरा इकोसिस्टम। अब आते हैं आज के कहानी की हीरोइन पे, मामा अर्थ बाजार में आई है, आईपीओ के लिए मांगा। उनका भैया 2400 करोड़ रुपए का आईपीओ करेंगे। तो एससेबी ने पूछा भैया 2400 करोड़ का क्या करोगे? कंपनी की ग्रोथ में लगाओगे, नए प्रोडक्ट लेके आओगे, नई दुकानें खोलोगे? बोले हाँ वो कुछ भी करेंगे भाई। 400 करोड़ रुपए से ये सब करेंगे, बाकी 2000 करोड़ रुपए जो पुराने वाले हैं उनको वापस देने हैं। तो जो 400 करोड़ कंपनी की ग्रोथ में लगेंगे उसको कहते हैं फ्रेश इश्यू, और जो 2000 करोड़ माई बाप को रिटर्न करने हैं उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। इसमें वरुण अलग, गजल अलग, ये दो कपल है, अपने अपने शेयर बेच रहे हैं। इनके सारे इन्वेस्टर अपने अपने शेयर बेच रहे हैं। इनके जो इन्फ्लुएंसर बीच में आए थे, शिल्पा शेट्टी जी, वो भी अपने शेयर बेच रही है। तो राहुल जी मामाअर्थ ऐसा कर रही है? अरे सारे ही ऐसे करते हैं। नायका का आईपीओ याद है कितने का आया था? नायका का आईपीओ आया था 5351 करोड़ का। उसमें से नायका ने कंपनी में लगाए थे 630 करोड़, 4722 करोड़ देने के लिए थे। पेटीएम का याद है कितने का आईपीओ था? 18300 करोड़। कंपनी में कितने आए? 8300, 10,000 करोड़ माई बाप को चुका है। मैंने आपको पापाअर्थ की स्टोरी में समझाया था, इनको सिर्फ सेल से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब नहीं है। मामाअर्थ की सेल बताता हूँ। 2020 की सेल 114 करोड़, फिर फंडिंग उठाई, अगले साल सेल कर दी 472 करोड़, लगभग ट्रिपल। तीसरे साल सेल करी 964 करोड़। आप बोलो सर जी देखो 3 साल में क्या सेल दौड़ाई है। वो दौड़ाई तो थी पापाअर्थ ने भी। प्रॉफिट की बात करो, इनका पहले साल का लॉस था 442 करोड़। सर 114 करोड़ की रेवेन्यू है, 114 करोड़ की सेल है, उसमें लॉस है 442 करोड़ का। दूसरे साल सेल बढ़ाई ट्रिपल, 472 करोड़, पर लॉस भी ट्रिपल कर लिया 1332 करोड़ का। तीसरे साल 932 करोड़ की सेल थी, यहां भी इनका लॉस ही होता, पर आईपीओ की प्लानिंग थी, किया कुछ जुगाड़, प्रॉफिट लेके आए। कितना? 14 करोड़ रुपए का, 964 करोड़ की सेल पे, और वैल्यूएशन मांग रहे हैं 24,000 करोड़ कि भैया 2400 करोड़ का जो आईपीओ कर रहे हैं उसके लिए 10% ही शेयर देंगे, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है 24,000 करोड़। और इनको आता चमत्कार, क्योंकि 1 साल पहले जब ये लास्ट ईयर बिलियनर बने थे ना, इनकी वैल्यूएशन थी 1.2 बिलियन 1 साल पहले। यानी इनको जो लास्ट पैसा मिला 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन में मिला, पर ये बाजार में जब पैसा मांगना है 24,000 करोड़ से, ये 14,000 करोड़ पैदा कर लिए कागज में कि हाँ जी भैया हमें तो आईपीओ लाना है। आप जितने भी इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट के जानकार हैं, आप देखते हैं कि किसी कंपनी का भाव कितना रीजनेबल है, कितना खराब है, कितना महंगा, कितना सस्ता, उसके लिए आप रेशियो देखते हैं, पी रेशियो, कि भाई उसकी कमाई के मुताबिक कमाई से कितना गुना उसका प्राइस चल रहा है। इंडस्ट्री एवरेज देखते हैं, आपका जो आईटीसी है उसका पी रेशियो है 23, मतलब 1 रुपए कमाते हैं उसके लिए उनका 23 रुपए भाव है। डाबर का है 58, HUL का है 62। ये कितना मांग रहे पता है आपको? 1700। अडानी से भी 3 गुना महंगे। तुम अडानी को कह रहे हो फ्रॉड है, इन्होंने बबल बना रखा है, ये तो अडानी से 3 गुना ऊपर जा रहा है मामला। अब आप में से कई लोग बोलेंगे अरे राहुल जी क्या है, कोई बात नहीं, महंगा तो महंगा सही, कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, आज नहीं तो कल कमा के दे देगी। नहीं साहब, मामाअर्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या रिस्क है, आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला रिस्क है इनका ROAS स्थिर हो गया। ROAS क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इनका 2.6 चल रहा है पिछले 3 सालों से। इसका मतलब ये कहते हैं हम 1 रुपया खर्च करते हैं, हमारे पास भैया 2 रुपए 60 पैसे के कस्टमर आते हैं। ठीक है, इसमें कमी क्या है? मतलब तुमने पहले साल 100 रुपए खर्च किए और 260 रुपए कमाए, ठीक। अब दूसरे साल कह रहे हो हमने फिर 100 रुपए खर्च किए और फिर 260 ही कमाए, तो भैया दूसरे साल के 100 से 260 तो आए, जो पहले साल के थे वो रिपीट नहीं किए क्या? रिटेंशन कहाँ है? जो पहले साल लिया था उसको दूसरे साल वापस तो आना चाहिए था। तुम्हारा 2.6 से थोड़ा ज़्यादा तो होता, 3 तो होता, 3.25 तो होता, कुछ तो होता, कुछ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास या तो रिटेंशन नहीं है, या तुम्हारा प्रोडक्ट में दम नहीं है इसलिए कोई कस्टमर रिपीट नहीं कर रहा है, या भैया तुमने कोई फिगर में मारामारी की है इसलिए तुमको जुगाड़ करके फिगर लेके आए हो। 3 ही संभावनाएं बनती है। आप बोलो नहीं सर ऐसा ही होता होगा बाजार में। नहीं, बाजार में आपकी नायका का ROAS है 7.8, आपकी HUL का है 10.6। HUL 1 रुपया ऐड लगाता है तो 10 रुपए रेवेन्यू आता है। FMCG प्रोडक्ट में क्या होता है? शुरुआत में मार्केटिंग की जाती है, एक बार मार्केटिंग हो गई, प्रोडक्ट बाजार में आ गया, लोगों ने एक बार काम में ले लिया, अच्छा होगा तो दोबारा अपने आप ही बिक जाएगा। HUL भी कोई प्रोडक्ट आता है तो पहले महीने ज्यादा मार्केट करती है, दूसरे कम करती है, तीसरे महीने कम करती है, चौथे महीने बंद कर देती है। ठीक है, पता चल गया प्रोडक्ट में दम होगा तो बिक जाएगा, तुम्हारा बिना मार्केटिंग कुछ होता ही नहीं है। पिछले साल इन्होंने 390 करोड़ मार्केटिंग में लगाए, 3,958 इन्फ्लुएंसर काम में लिए,
तो हमको ऐसा लगता है पूरी दुनिया यही काम में ले रही है। पैसे दिए भाई साहब, इन्फ्लुएंसर को पैसे दो, कुछ भी लगा लेंगे। सेकंड के बिजनेस मॉडल में समस्या क्या है, और ध्यान से देना, ये समस्या सारे डिजिटल जो D2C ब्रांड घूम रहे हैं ना, और इसमें से कई मैं शार्क्स का भी जिक्र करूंगा कभी, और इनके साथ भी सेम समस्या है, इसके साथ भी ज्यादा है। क्या है, इनकी जितनी भी सेल्स है मेजोरिटी ये डिपेंड करती है ऑनलाइन सेल पे, ई-कॉमर्स पे। इनका जो ई-कॉमर्स का खर्चा इनकी बैलेंस शीट में था वो था 4% के आसपास। अगर ऑनलाइन आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो अमेजन आपसे 10% से लेके 15% के बीच में लेता है। अगर कोई और कोई प्रोडक्ट बेचेगा तो उसका 15% लगता है, इनका मात्र 4% लग रहा है। यानी जो प्रॉफिट तुम देख रहे हो ना कि हाँ थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है, वो थोड़ा प्रॉफिट इसी बात का है कि तुमसे अमेजन 10-11% का डिस्काउंट दे रहा है। तुम्हारी अमेजन से क्या बैकडोर की डील है हमें पता नहीं है, लेकिन अमेजन ने आज डिस्काउंट दिया है। अगर कल अमेजन डिस्काउंट देना बंद कर दे, अमेजन कहते नहीं दुनिया से 15 लेते तुमसे 15 लेंगे जी, या कहते दुनिया से 15 लेते तुमसे तो 20 लेंगे जी, तो उसी दिन भैया जो प्रॉफिट है ना पूरा खत्म, इवन सेल भी खत्म हो जाएगी। ले दे के जो कुछ है वो ई-कॉमर्स पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे नाम से बाजार से दुनिया बिक रही है। अगर एक प्लेटफॉर्म ने डीलिस्ट कर दिया ना, सेल तुम्हारी कब आधी हो जाएगी पता नहीं पड़ेगा। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है मामाअर्थ में, इनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कल को जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर को इनसे बढ़िया कोई ऑफर मिल जाता है या वो बैंकरप्ट हो जाता है तो इनका प्रोडक्ट रातों रात बाजार से गायब हो जाएगा, क्योंकि इनके पास इंडिजिनस कुछ है ही नहीं। तो कुल मिला के अगर आपको वन शॉट में मामाअर्थ का गेम बताऊं, और इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप है बाजार में, इनके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, ये बनाते भी नहीं है, इनके पास पैसा भी नहीं है। इन्होंने कहा देख प्रोडक्ट तो मेरा तू बना देना, वो पैसा तू मुझे दे देना, और भाई साहब मार्केटिंग तू मेरी कर देना, और ये जब सारा काम होगा तो वैल्यूएशन मेरी बन जाएगी, और सब जने रास्ते में थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। जो लास्ट में बिल आएगा ना वो आईपीओ निकाल के जनता के नाम पे मांड के चले जाएंगे, जनता को क्या पता है। चौथा जो मामाअर्थ के साथ चैलेंज है, इनके प्रोडक्ट जनरल से थोड़े से ज्यादा महंगे हैं। आम आदमी तो इनका प्रोडक्ट लेगा नहीं, मिडिल क्लास वो भी नहीं लेगा, एक रिच क्लास का जो बंदा है वही प्रोडक्ट ले सकता है। उसके पास भी ऑप्शन बहुत ज्यादा है, उसके पास तो फॉरेन ब्रांड भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल ब्रांड भी अवेलेबल है, और वो कर भी लेगा, सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर देंगे। तो भी मार्केट साइज बड़ा छोटा है। इंडिया में कोई चीज ये बोल के बिकी जाती है कि 140 करोड़ की जनता है लेने वाली, ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना इसको लेने वाली जनता 5 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, तो तुम 140 का फिगर तो बोलो ही मत। तो ये था मामाअर्थ का कंप्लीट एनालिसिस। तो अभी आईपीओ का नाम से ये भाग गए हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति बनी रहे, दोबारा आईपीओ लाने का विचार ना करें, लेकिन रह के बयान आते रहते हैं। दोबारा अगर आईपीओ आया तो और डिटेल में दोबारा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अपने को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है।